In this video, I will discuss the Last Ride Together poem which is written by Robert Browning. So here I will discuss the summary of the poem and also the Last Ride Together poem as a dramatic monologue. So let's begin. तो सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इसके कीवर्ड्स को देख लेते हैं ताकि जो है पोएम समझने में आसानी हो। तो ये जो पोएम है उसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसका थीम है लव और लॉस, और ये जो है 1855 में पब्लिश हुआ था और इस कलेक्शन का नाम था मेन एंड वुमेन। उस बुक में ये जो है पोएम को पब्लिश किया गया था। और यहाँ इस पोएम में जो है 10 स्टेंजा है जिसमें से ईच स्टेंजा जो है वो 11 लाइन करके जो है वो बना हुआ है। और इसमें जो स्पीकर हैं वो अपने बिलव्ड के आंसर को लाइफ एंड डेथ के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, जो लवर्स का जो लाइफ है वो उसको सुपीरियर मानते हैं, उनके अनुसार उनकी लाइफ सुपीरियर है स्कल्प्टर की तुलना में और जो सोल्जर्स की तुलना में, म्यूजिशियन की तुलना में। ये जो पोएम है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और यह एक फ़िलॉसफिकल पोएम है जिसमें उन्होंने लव के पीछे छिपे हुए जो है फ़िलॉसफी है उसको बताया है। जो रिजेक्टेड लवर है वो इस पोएम का सेंट्रल फिगर है। और यहाँ पे जो पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनका फ़िलॉसफी जो है वो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी है। वो अपने लाइफ में आशावादी हैं, वो कभी भी अपने जीवन से हार नहीं मानते हैं, हमेशा आशावादी बने रहते हैं। जो स्पीकर है उनके लाइफ में जो कुछ भी घटना घटती है, उनके रिलेशनशिप जो उनके बिलव्ड के साथ ख़त्म होता है उसका ब्लेम वो अपनी फेट को देते हैं। और एट द एंड जो मैन ऑफ म्यूज़िक है इस पोइट्री में वो म्यूजिशियन को रेफ़र किया गया है। तो ये था कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स। अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो है एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग और इसके समरी को डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें मैं आप लोगों को जो है सबसे पहले तो पोएट का इंट्रोडक्शन, देन पोएम के बारे में, उसका पब्लिश ईयर किस में पब्लिश हुआ था, इन सब के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हमको जो है लाइन बाय लाइन जो है इसका समरी आपको डिस्कस करूंगी ताकि ईज़िली आपको समझ में आ जाए। और जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग इस पोएम को क्यों कहते हैं वो भी कंक्लूजन एट द एंड निकल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग इस पोएम को क्यों कहते हैं, ये क्यों है और इसका समरी। ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो द लास्ट राइड टुगेदर जो पोएम है वो बहुत ही फेमस पोएम है। और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो काफ़ी मेजर इंग्लिश पोएट है विक्टोरियन एज के, और ये एक ग्रेट प्लेराइट भी है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफ़ी फेमस है विक्टोरियन पोइट्स के बीच में। इन्होंने बहुत सारा नोटेबल वर्क लिखा है जिसमें माई लास्ट डचेस, मैन एंड वेमेन एंड द लास्ट राइड टुगेदर काफ़ी फेमस हुआ है। और आप लोगों ने तो माई लास्ट डचेस का नाम सुना ही होगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, जो लास्ट राइड टुगेदर है यह एक बहुत ही फाइनेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है ब्राउनिंग का, जो कि मैन एंड वुमेन के कलेक्शन में 1855 में पब्लिश हुआ था। ये जो पोएम है लास्ट राइड टुगेदर ये एक ग्रेटेस्ट जो है वो लव पोएम है लिटरेचर का, जहाँ पे जो पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग है उन्होंने लव के थीम को, टाइम के थीम को, इटर्निटी को, फिज़िकलिटी को, लाइफ को और स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट किया है। ये एक फ़िलॉसफिकल पोएम है जहाँ पर वह लव और लाइफ के बारे में अपना विचार और व्यू को प्रेजेंट किए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप की पोइट्री होती है। यह एक पोएम है जहाँ पर जो है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है और जो एक साइलेंट लिसनर होता है और उसके सामने अपनी जो है बातों को रखता है। मतलब यहाँ पर जो है लिसनर कोई नहीं होता है, साइलेंट लिसनर होता है और सिर्फ एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ही होता है, स्पीकर ही होता है जो अपनी बातों को रखता है। इसी को बोला जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। और कुछ ऐसा ही इंसिडेंट द लास्ट राइड टुगेदर में भी हुआ है जिसके वजह से इसको हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है एक लवर ही है जो स्पीकर है और यहाँ पे कोई लिसनर नहीं है लिसनर बट वो साइलेंट लिसनर है। तो जो है इस पोएम में जो लवर है वो सिंगल स्पीकर है जो पूरे होल पोएम के दौरान स्पीक करता है लव के बारे में और अपने लाइफ का जो उसका क्रिटिकल मोमेंट है उसके बारे में।
सो ये लास्ट राइड टुगेदर जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स का हार्ट ब्रेकिंग की कहानी है, मतलब जब उनका दिल को टूट गया था उसकी कहानी है, और उनकी आशा की कहानी है, और उनमें जो क्या इम्परफेक्शन है उसकी कहानी है। जब जो है उनके लव को उनकी बिलव्ड ने नेगलेक्ट कर दिया था, तो स्पीकर उनसे एक फ़ाइनल राइड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और वो किस तरह की राइड रहती है ये मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है वो हॉर्सबैक की राइड हो या फिर कैरेज की राइड हो, वो मेंशन नहीं है। सो रिक्वेस्ट करते हैं, और इसके साथ ही वो अपना जो व्यू है लाइफ से रिलेटेड उसको इस पोएम में दिखाते हैं, और पूरी जो पोएम है इसी तरह से आगे बढ़ती है। जो लवर हैं वो अपने जो है उनकी स्वीट हार्ट यानी कि जो उनकी बिलव्ड है, जो उनकी मिस्ट्रेस है, उसके द्वारा वो रिजेक्ट किए हुए रहते हैं, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसे वो अपनी किस्मत मानते हैं कि उनके किस्मत में यही था, इसीलिए उनको उनका प्यार नहीं मिला। और वो थैंक्स भी देते हैं और ब्लेसेस भी देते हैं अपनी बिलव्ड को कि उन्होंने इतना जो है जॉय मोमेंट उनके साथ स्पेंड किया है। और वो बताते हैं, हालांकि जो उनकी बिलव्ड है वो हेजिटेट होती है कि वो उनके साथ लास्ट राइड पे जाए कि नहीं जाए, बट जो वो फाइनली एक्सेप्ट करती है कि ठीक है वो उनके साथ राइड पर जाएंगी, और ये सुन के उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और उनकी राइड शुरू होती है, जिसके दौरान वो अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मैटर को प्रेजेंट करते हैं, लाइफ से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, और ये उनकी लास्ट राइड रहती है जो कि काफ़ी उनके लिए ब्लिसफुल रहती है। अब हम लोग यहाँ से जो है वो समरी डिस्कस करेंगे स्टेंजा वाइज कि क्या है एक एक स्टेंजा, क्योंकि इसमें 10 स्टेंजा है, 10 स्टेंजा में उन्होंने क्या क्या डिनोट्स किया है उसको हम लोग देखेंगे। तो जो ये पोएम है जो लास्ट राइड टुगेदर, ये एक सिचुएशन से स्टार्ट होती है जहाँ पर जो पोइट्स की बिलव्ड हैं वो उनसे ब्रेकअप करना चाहती है पोइट से, और यह सुनकर वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अवेयर रहते हैं, इस सच्चाई को वो जानते हैं कि जो उनकी बिलव्ड है वो उनसे लव नहीं करती है, उनके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अतः वो फील करते हैं कि जो उनका लाइफ वो बिल्कुल एमलेस हो गया है, बेकार हो गया है, क्योंकि जो उनकी बिलव्ड है उन्होंने उनके लव को रिजेक्ट कर दिया है। तो जो लवर है वो ये बिलीव करते हैं कि उनके किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, इसीलिए उनको उनका लव नहीं मिला। तो इस तरह से जो इनका व्यू है ये इनकी ऑप्टिमिस्टिक को दिखाता है लवर का। इसके अलावे जो लवर है वो जो है एक ब्लिसफुल और हार्टी फीलिंग रखते हैं अपने बिलव्ड के लिए। वह बहुत ही प्राउड फील करते हैं और थैंकफुल है कि उनको इस तरह की बिलव्ड मिली, और वह जो है वो चाहते हैं कि सिर्फ वो अच्छी मेमोरी को याद रखें, अपने मिस्टर्स के साथ बिताए हुए अच्छी मेमोरी को याद रखें, और वो सारी मेमोरी को भूल जाए जो कि बुरी थी। और इस तरह से जो है वो एक अपनी बिलव्ड से परमिशन लेते हैं लास्ट फाइनल राइड के लिए। ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा में इतना बताया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब जो सेकंड स्टेंजा उसमें क्या बताया गया है। तो जो नेक्स्ट स्टेंजा है, जो सेकंड स्टेंजा है, उसमें जो है पोएट अपने बिलव्ड के आंसर का वेट करते हैं, और जो है वो उनके वेट करते हुए जो पोएट है वो उनके आंसर को लाइफ और डेथ के साथ कंपेयर करते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर वह उनका जो लव है उसको एक्सेप्ट करती है, जो है उनके लास्ट राइड को वो एक्सेप्ट करती है, तो वो उनके लिए एक लाइफ उनको मिल जाएगा। अगर वो उनके जो लास्ट राइड का जो विश है उसको नेगलेक्ट करती है तो वो उनका डेथ माना जाएगा। तभी सडनली क्या होता है कि मिस्ट्रेस जो है उनके प्रपोज़ल लास्ट राइड का उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और उनके लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट आ जाता है, और जो है उनकी मिस्ट्रेस उनके साइड बाय साइड राइड करती है। इस तरह से वो खुद को काफ़ी ब्लिसफुल अपने लाइफ को मानते हैं, क्योंकि उनको है एक और दिन अपने बिलव्ड के साथ बिताने का उनको मौका मिला, और यहाँ पर वो काफ़ी स्ट्रेंज वर्ल्ड कहते हैं कि ये जो दुनिया है आज रात ही ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये था सेकंड स्टेंजा का समरी। नेक्स्ट हम लोग अब थर्ड स्टेंजा देखेंगे। तो जो थर्ड स्टेंजा है उसमें जो है जो पोएट है वो क्या प्रेजेंट करते हैं कि वो किस तरह से फील करते हैं जब उनकी मिस्ट्रेस जो है उनके क्लोज आती हैं। तो वो बोलते हैं कि जब उनकी मिस्ट्रेस उनके क्लोज आती है तो वो उनको देख करके लगता है कि वो एक वेस्टर्न क्लाउड है जिनको काफ़ी ब्लेस मिला हुआ है, जैसे क्लाउड को सन का, मून का, इवनिंग स्टार का ब्लेस मिलता है, तो ठीक उनको भी काफ़ी ब्लेस मिला हुआ है। और वो आगे कहते हैं कि अगर जो है कोई किसी से डीपली लव करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इस वर्ल्ड के लिए काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है। जब जो है उनकी मिस्ट्रेस उनके ब्रेस्ट के ऊपर अपना सिर रखती है
तो पोएट को काफ़ी अच्छा फील होता है और इसके साथ ही उनको डर भी लगता है। सो इस तरह से जो लवर है वो बहुत सारा उनको प्यार मिलता है अपनी मिस्ट्रेस से। तो ये रहा नेक्स्ट स्टेंजा। अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे कि उसमें जो है वो पोएट ने क्या बताया है। तो वो नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं पोएट अपनी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ पे अपनी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ को बताते हैं कि जो है हमें अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, हमें पास्ट में ही नहीं रहना चाहिए, पास्ट को सोच सोच के हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और जैसे ही उन लोगों की जो राइड है वो शुरू होती है, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्पीकर्स के माइंड में, और जो स्पीकर्स है वो पूछते हैं कि जो उनकी मिस्ट्रेस है उनसे पूछते हैं कि क्यों जो लोग हैं वो हमेशा पास्ट की चीज़ों में लगे रहते हैं और वो पिछले समय में जो फेलर हुए थे और उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दिया था उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको हम लोग को हैप्पीली इंजॉय करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम को। जैसा कि वो रिजेक्ट होने के बावजूद भी एक हैप्पी लाइफ प्रेजेंट में अपनी मिस्टर्स के साथ राइडिंग करके इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है फिफ्थ स्टेंजा देखेंगे कि जो फिफ्थ स्टेंजा है उसमें पोएट कहते हैं कि सिर्फ वही नहीं है जो फेल हुए हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ाना फेलर से सफरिंग कर रहे हैं। तो स्पीकर सोचते हैं और वो सोच करके अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनके रिजेक्टिंग होने के बावजूद भी उनकी लाइफ अभी कितनी वो हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जो स्पीकर है उनके में बहुत सारी आशाएं थी उनकी लाइफ में, लेकिन एट द एंड उनको क्या मिला, बस ये लास्ट राइड करना ही मिला। इसलिए हमें अपने लाइफ में हमेशा एंटिसिपेट आशावादी रहना चाहिए। और जो सिक्स्थ स्टेंजा है उसमें पोएट जो है कहते हैं कि जो थॉट है और जो एक्शन है वो कभी एक साथ नहीं हो सकता है। जो उनकी राइडिंग रहती है उसके दौरान जो है वो पोएट नोटिस करते हैं कि जो उनकी बिलव्ड है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है, और वो कंपेयर करते हैं अपने लाइफ को स्टेटमेंट्स की लाइफ के साथ और सोल्जर्स की लाइफ के साथ, और वे कहते हैं कि उनके लिए एक लवर्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है और अच्छा है इन दोनों की तुलना में। और नेक्स्ट स्टेंजा में वो बताते हैं कि वो कंपेयर करते हैं अपनी सिचुएशन को पोएट के सिचुएशन के साथ में, और वो क्वेश्चन करते हैं पोएट से कि उनके इस पोएम का मतलब क्या है। ये जो पोएट है वो लोग क्या करते हैं, हमेशा जो पोएट है वो हमेशा उसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं अपने पोएम में जो दूसरे लोगों ने उसे महसूस किया है। अतः वो जो ब्यूटी को देखते हैं वही चीज़ों को अपनी पोएट्री में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो पोएट है वो खुद उस ब्यूटी को अपने लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो एट द एंड जो स्पीकर है वो कहते हैं कि उनकी जो लास्ट राइड है वो काफ़ी इंजॉइंग है और अच्छी है पोएट्स के थिंकिंग की तुलना में। और जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें जो है वो स्पीकर प्रेजेंट करते हैं कि लवर्स की लाइफ सुपीरियर होती है, अच्छी होती है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। हालांकि जो स्कल्प्टर है और जो म्यूजिशियन है उनका जो उनको प्रेजेस दिया जाता है या फिर अप्रिशिएशन किया जाता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, लेकिन जो लवर्स की लाइफ है वो रियली सुपीरियर होती है रैदर देन स्कल्प्टर एंड म्यूजिशियन। और इन द लास्ट स्टेंजा, लास्ट नहीं, वन स्टेंजा इज़ ऑल्सो लेफ्ट, सो आई विल डिस्क्राइब आफ्टर दैट। सो जो लास्ट स्टेंजा है या इसमें जो है पोएट कहते हैं कि अगर हम लोग सब कुछ अभी ही अचीव कर लेंगे तो आने वाली लाइफ में हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक मेटाफिजिकल थॉट को प्रेजेंट किया है, और वो कहते हैं कि यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए जानना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन हम लोगों को नेक्स्ट लाइफ के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए। इसीलिए जो स्पीकर है वो कहते हैं कि हमको जो है इस वर्ल्ड में सब कुछ मिल गया है, अगर हमको सब कुछ मिल जाएगा इस वर्ल्ड में तो जो हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन होगा, जनरेशन नहीं, जो नेक्स्ट आने वाला हमारा लाइफ होगा या फिर जो हम लोगों को हेवन में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को जॉय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए वह ऐसा सोचते हैं कि जो उनका जो उनसे प्यार नहीं मिला उनके लवर्स से, इसका मतलब ये है कि उनको जो है वो हेवन में जाकर के उनका साथ ज़रूर मिलेगा। सो उनके लिए उनके लव का फेल होने का मतलब यह है कि उनको किसी और वर्ल्ड में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और वो सोचते हैं कि उनकी बिलव्ड हेवन में उनसे ज़रूर मिलेगी।
सो एट द एंड में जो पोएट है वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जो उनकी बिलव्ड है, और नोटिस करते हैं कि जो उनकी बिलव्ड है वो बिल्कुल उन्होंने एक भी वर्ड अभी तक नहीं कहा है। ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन होता है और वो सारी चीज़ों को ये सोचते हैं सिर्फ। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्योंकि वही स्पीकर है और जो पोएट है वही एक स्पीकर है, जबकि उनकी मिस्ट्रेस है वो एक भी लफ्ज़ नहीं बोलती है। यहाँ तक कि वो लास्ट राइट करेगी या नहीं ये भी उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये सिर्फ थिंकिंग के द्वारा अपना इन्होंने इस पोएम को पूरा प्रेजेंट किया है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सो पोएट के अनुसार उनके लिए यहीं पे हेवन है। अगर वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ में है तो उनको हेवन की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उनकी मिस्ट्रेस यहीं पर उनके लास्ट राइड में उनके साथ हैं। और वो आशा करते हैं कि जो ये लास्ट राइड है वो इटर्नल हो जाए और उनके लिए यह अर्थ ही हेवन बन जाएगा अगर मिस्ट्रेस उनके साथ रहेंगी। तो इस तरह से ये पोएम जो है यहीं पे ख़त्म होता है, और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। आई होप आप लोगों को समरी और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग किस तरह से हुआ इसका आंसर ईजिली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।